आई थिंक वी कैन स्टार्ट। चलिए जी, सो इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये साइड में क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द लॉ which relates the current in a conductor to the potential difference across its ends। ठीक है, ये कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये ओम्स लॉ जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो ये जो बुक में जो भी हम बुक फॉलो कर रहे हैं साइंस की 10th क्लास की, है ना, आप लोग अपना अलग अलग बुक पढ़ रहे होंगे, कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कोई एक कौन सी वो लखमीर सिंह का है ये, और एक और है ना एसएल अरोड़ा, कौन सी बुक है, प्रदीप है, ठीक है, जो भी है। सो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, सो वी कैन वर्क ऑन टू दैट। सो पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आंसर आज कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हम इसका डिटेल पढ़ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लॉ विच रिलेट्स द करंट, ये क्या कह रहा है, उस लॉ का नाम बताइए विच रिलेट्स द करंट इन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब एक ही कंडक्टर है, आंसर तो आप सबको पता ही होगा, आई एम श्योर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये एक कंडक्टर है, इसके एंड ए और बी हैं, इसमें सपोज कीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है। अब ये पूछ रहे हैं वो लॉ बताओ जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या बताया था मैंने, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों एंड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल हायर में से लोअर को माइनस कर दो। अब बोले ये लॉ बताओ जो इस V को I के साथ रिलेट करता है। कौन सा लॉ है जो V और I का रिलेशन बताता है, आंसर इज ओम्स लॉ। और वो रिलेशन क्या था, V इज इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को जरा डिस्कस करते हैं, क्या कह रहे हैं, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट सिंबल। रेजिस्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एब्सोल्युटली, इसकी यूनिट क्या होती है जी, ओम, और इसका सिंबल क्या होता है, जो आपने आर बोला बेटा वो इसका रिप्रेजेंटेशन का होता है सिंबल खाली, ठीक है। सो यूनिट क्या होती है, ओम, और इसका सिंबल ऐसा होता है। इसको बोलते क्या है, ओम बोलते हैं इसको, जहां तक मेरी नॉलेज है, बाकी मैंने सर्च नहीं किया। हाँ जी, रेजिस्टेंस इज लाइक दिस, ठीक है, मतलब ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर को रादर, एक जो रेजिस्टर होता है ना उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। ओम किस फिजिकल क्वांटिटी की रेस, सॉरी मैं आंसर ही बोल रहा हूं, ओम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, रेजिस्टेंस, एब्सोल्युटली। तो मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, What is the general name of the substances having infinitely high electrical resistance? ठीक है जी, करेक्ट आंसर आपको पता है, इसको समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। जनरल नेम पूछ रहा है, किसका जनरल नेम पूछा है इसने, सब्सटेंसेस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस मतलब उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं, रेजिस्टेंस हाई मिल रहा है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, करंट के रास्ते में आने वाली बाधा, करंट के रास्ते में आने वाला हर्डल, ऑब्स्टिकल। सो अगर वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो उसके अंदर करंट फ्लो ही करेगा, कर ही नहीं पाएगा। जिस सब्सटेंस के अंदर करंट फ्लो नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर पढ़ा था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या पढ़ा था, वो सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। इसके ऑपोजिट, वो सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए, वो क्या कहलाएगी, इंसुलेटर, ठीक है। सो इसका नाम क्या होगा, इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 मैं अपनी बड़ी स्क्रीन पे देख लूं, यहां पे दिक्कत हो रही है, यस। कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, सही है ना, यस ये रहा, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, बोले रेजिस्टेंस को ना कांस्टेंट करो, मतलब ये जो आर है इसको वो कह रहे हैं, चलो इसको मान लो ये कांस्टेंट है। आगे क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट इज हाफ्ड। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज V था इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है,
मतलब पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, अब नया मान लिया V डैश, V डैश क्या मान लिया हमने, न्यू, ध्यान समझिएगा इसको, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। और ये क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंपोनेंट इज हाफ्ड, मतलब उसको आधा कर दिया है। तो पहला जो था उसका आधा कर दिया है, तो V डैश का मतलब क्या है, V/2 हो गया। अब पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस V था, अब क्वेश्चन में गिवन है कि उसको हाफ कर दिया गया है, आधा कर दिया गया, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बाय, राइट, ओके। नाउ बाय हाउ मच डज द करंट चेंज, अब पूछे बाय हाउ मच डज द करंट चेंज, तो इसको समझ लेते हैं। लेट्स से I was the इनिशियल करंट, इनिशियल करंट को I मान लिया हमने, ठीक है, अच्छा, और I डैश मान लिया न्यू करंट, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस इन्होंने बोला कांस्टेंट है, सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, V/I, ये सुनो, क्योंकि आपको पता है ना V इज टू IR एक फॉर्मूला है, तो यहां से R की फॉर्मूला वैल्यू क्या हो जाएगी, V/I। तो पहले ओरिजिनल पोटेंशियल कितना था V, ओरिजिनल करंट कितना था I, ठीक है। अच्छा, ये एक सेपरेट सेक्शन यहां बनाता हूं मैं। ऐसे भी तो ले सकते हैं, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं बस को ऐसे समझाना चाह रहा हूं न्यूमेरिकल में, ठीक है। सो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नया करंट, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक चीज बताई गई है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या किया है, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस जो पहले था वही बाद में है, वो चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/I, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब ये देखो इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों में R है, तो यानी कि राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल ही होगी। सो हम ये कह सकते हैं V/I मस्ट बी इक्वल टू V डैश अपॉन I डैश। हमें निकालना क्या है, नया करंट, सो I डैश को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर ले जाएं, तो देखिए मैं क्या करूंगा, I डैश इज इक्वल्स टू V डैश अपॉन V इंटू I, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बस कर सकते हैं। I डैश को लेफ्ट में लेके बाकी सबको राइट में लेंगे, ये समझ आता है या नहीं, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए, V डैश की वैल्यू कितनी थी अभी, V2 नहीं, V डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे इसको हम कर सकते हैं, V डैश की वैल्यू V डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/V ऑलरेडी है, इंटू I कह सकते हैं। यहां से देखिए, यहां से क्या होगा, V से V कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, I/2, सो नया करंट क्या हो गया, I/2, मतलब इट विल ऑल्सो बी हाफ्ड न्यू करंट, समझ आया, एब्सोल्युटली, ठीक है जी। इसका लॉजिकल वे क्या है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि करंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो जो अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाफ हो गया, तो करंट भी हाफ ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर सपोज करो यहाँ पे मैं आपसे परसेंटेज पूछ लूं, कुछ वैल्यू दे करके परसेंटेज चेंज, तो आपके पूरा करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको मेथड समझाया अभी। कोई डाउट है इसमें, मेथड इजी है या टफ था, ये आसान था ना, पक्का, आवाज नहीं आई मुझे, चलो फिर ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या चल रहा है। State the factor on which the strength of electrical current flowing in a given conductor depends. Resistance and potential difference. Absolutely, resistance तो constant है। सर वो तो पिछले क्वेश्चन में था। क्वेश्चन समझिए, state the factors on which the strength of potential difference इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रहा है, V, V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V। जो ओम्स लॉ की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी स्टार्टिंग में, करंट I इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के, सपोज ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम फ्लो करेगा वायर के अंदर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। Which has less electrical resistance, a thin wire or a thick wire of same length and same material? मैं जरा आपके लिए ड्रॉ करता हूं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक थिक वायर बना दिया हमने, ठीक है, और ये एक थिन वायर बना दिया, ठीक है। इनकी लेंथ दोनों की सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों की लेंथ आपकी सेम है, सपोज एल लेंथ है, ठीक है जी। अब वो पूछ रहे हैं, ये बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? क्या पूछा है? हाँ, मैं क्वेश्चन, यस, विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अ थिन वायर और अ थिक वायर? किसका रेजिस्टेंस कम होगा? क्या लगता है? अच्छा, सो हम अज्यूम करने से पहले, गेस करने से पहले जरा समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट। सिंपल भाषा में ये कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, करंट किस में फ्लो करता है? वायर में, सपोज कर लीजिए उस मेटल वायर में। तो उसके रास्ते में आने वाली रुकावट मतलब जो वायर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनसे, सपोज, अच्छा, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, जब मैं कहता हूं इसका मतलब क्या है? इस वायर में ना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। समझने के लिए लेमन टर्म्स में समझते हैं, आम भाषा में। इसमें करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन, सपोज एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वायर के अपने पार्टिकल्स भी होंगे, इसमें समझ रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल, उनसे बाद में जाएंगे, उसमें डिटेल में जाएंगे, पर होंगे ना। ये क्लियर है? इतना समझ आता है? अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू जाएगा तो उसको यहां से यहां तक मूव करने के लिए क्या चाहिए? रास्ता तो चाहिए, और बीच में पार्टिकल में तो कोलिजन होगा। अब अगर वायर थिक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाएगी, कोलिजन्स थोड़े से कम होंगे, ऐसे मान के चलने, ठीक है। और जो अगर वायर थिन है सो कोलिजन ज्यादा होंगे, टक्कर ज्यादा बार लगेगी, कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा। सो किसका रेजिस्टेंस कम होगा? सो इसीलिए हम क्या कहेंगे? थिक वायर हैज लो रेजिस्टेंस देन अ थिन वायर। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आया? पक्का? ऑलराइट, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कीप द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अबे क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखो, ठीक है। क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखो। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ्ड। आर कितना हो गया? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं, एक पहले एक बाद में। सो बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो V मान लूं। पहले रेजिस्टेंस था R, नया रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/2, R डैश मान लिया मैंने। न्यू रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, आधा बोल दिया उन्होंने। बाय हाउ मच डज द करंट चेंज? पहले करंट आया था, बाद में मान लिया I डैश। अब ये निकालना है। सो अगेन रिलेशन हमारे पास क्या है? V इज इक्वल्स टू IR। सो पहले क्या होगा? V इज इक्वल्स टू IR, और बाद के केस में V इज इक्वल्स टू I डैश R डैश। अब देखो 1 और 2 से आपको एक चीज मिल रही है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ऐसे कर दें, I डैश R डैश इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। नाउ सो I डैश इज इक्वल्स टू IR बाय R डैश। क्या लगता है आंसर क्या होगा? डबल हो जाएगा। अच्छा, सो यहाँ पे I कहाँ है? ये रहा है R, ये रहा, और R डैश की वैल्यू कहाँ गई?
R by 2. This becomes what? Sir, 2y. R से R cancel, 2I. So current becomes twice, right? Okay. Current becomes twice. I dash is equal to twice of original current I. ठीक है, so 2I. That's it. समझ आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं क्या है. 4 ampere. ओके, वेरी गुड. अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स. पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 20 वोल्ट्स गिवन है. उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है. सो सपोज ये वो कंडक्टर है, इसके दो एंड्स हैं ए और बी. ठीक है, सो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट्स आ गया और रेजिस्टेंस है 5 ओम. नाउ व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस? आई की वैल्यू निकालनी है. हाउ मच करंट विल फ्लो? बहुत सिंपल है. तो V is equals to IR, so I is equals to V by R. V की वैल्यू 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 5 ओम. दैट मींस 4 वोल्ट पर ओम. दैट इज नोन एज एम्पियर. करंट की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट एम्पियर. याद रहेगी? हैं जी? ठीक है ना? ओके, वेरी गुड. चलिए आगे चलें. फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10. 10 volts. रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम. रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 20 ओम रेजिस्टेंस गिवन है आपका. ठीक है, हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स. करंट कितना बेटा इसका? 2 एम्पियर गिवन है. आगे हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स फ्लोइंग इन इट. व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन इट्स एंड्स? ठीक है, ये रहा कंडक्टर. ठीक है, ये रहा कंडक्टर. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके जो एंड्स ए और बी है ना, सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VB माइनस वी है. ये हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB माइनस वी है. एक का पोटेंशियल माइनस दूसरे का पोटेंशियल. ये कितना होगा? तो आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR, सो V इज इक्वल्स टू 2 into क्या बेटा? 40 volts. एब्सोल्युटली 40 वोल्ट्स. ठीक है, आंसर चेक करते जाते हैं इसका. यही कह रहे हैं ना, कहीं मैं गलत लिख दूं, ऐसा नहीं हो ना बच्चों को गलत पढ़ा दूं. ठीक है, 40 वोल्ट्स. सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं? सही हूं. चलो फिर ठीक है, अप्रूवल मिल गया. चलो 40 वोल्ट्स. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं जरा, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं. नया पेज ओपन कर लेते हैं. लेट्स गो देयर. सॉरी. अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. सो करंट गिवन है आपका 5 एम्पियर, flows through a wire whose ends are at a potential difference of 3 volts. So हमेशा ना मेरे को पसंद आता है इसका ना डायग्राम बना के रखवा. फिजिक्स में मैं मतलब पिछले 20-25 साल से, जब से मैं फिजिक्स से जुड़ा हूं, 25 साल से ज्यादा हो गए, मैंने एक चीज समझी है. अगर आप हर क्वेश्चन का जहां पॉसिबल हो, किसी किसी में नहीं तो बात अलग है, बट जहां भी पॉसिबल है ना, आप डायग्राम जरूर बनाएं. ये एक थॉट प्रोसेस को रेनोवेट करती है. मतलब आपको एक डायरेक्शन जरूर देती है, सोचने के लिए दिशा जरूर मिलेगी. ऐसा मेरा इंडिविजुअल मानना है. कहीं बुक में नहीं लिखा, बट मैं आपको बता रहा हूं. सो डायग्राम बनाने से मैंने जो सीखा वो मैं आपको सिखा रहा हूं. 2 दशक से ज्यादा हो गए, 3 दशक होने वाले हैं मुझे फिजिक्स से जुड़े हुए. साइंस फिजिक्स की बात करूं तो साइंस केमिस्ट्री कंबाइंड है ना. तो डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करें जहां पे भी पॉसिबल हो. बहुत अच्छी अप्रोच. आप देखेंगे आपको बस ये क्लैरिटी ज्यादा बेटर आती है. क्या बेटा? एग्जाम में तो जरूर बनाना है. टीचर तो जरूर मार्क्स देंगे, फिर एग्जाम में तो जरूर करना है. अच्छा, और मोटिव ना केवल एग्जाम क्लियर करना नहीं है. मोटिव क्या हमारा? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मोटिव है. गेन द नॉलेज एंड देन अटेन विजडम. नॉलेज के बाद आगे जाएंगे, विजडम तक जाना है, उससे पहले रुकना नहीं है ना. वहां तक चलने हैं. प्रयास करते हैं, चलते हैं, देखेंगे आगे कहां पहुंचेंगे. सो ए बी एक वायर है, इसके एंड्स हैं, और ये बोले इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है आपको? 3 वोल्ट पोटेंशियल गिवन है. ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. 0.6 ohm. वेरी गुड. ये तो कितना बच्चा फास्ट फटाफट कर लेता है बच्चा. सो V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V बाय I. V की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 वोल्ट. I की वैल्यू 5 एम्पियर. 30 by 5 0.6 वोल्ट्स. सॉरी, ओम से तो वोल्ट्स कैसे आ गया? 6 ओम्स.
ठीक है जी। रेजिस्टेंस कितना होगा वायर का 0.6 ओम्स, ये उसका रेजिस्टेंस है। सिंपल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है शायद, ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक विद, सॉरी फिल है, मेरे को लगा चश्मा चेंज करना पड़ेगा फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। ओम्स लॉ स्टेट्स अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड, मतलब इससे ज्यादा आसान तो कुछ नहीं हो सकता, मैं बिना चश्मे के बता दूंगा। करंट, रेजिस्टेंस नहीं बेटा वेरी गुड। ओम्स लॉ स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। V और I की तो बात करता है ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है ना। हाँ चलिए मैं इनको जरा कॉपी करके कोशिश करते हैं यहाँ पे टाइप करने की, मैंने टाइप करा था समझने के लिए। लेट्स सी, राइट, एक सेकंड दीजिएगा, लेट मी पुट इट ओवर हियर। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा कंट्रोल Z, आई थिंक आ गया, यस ठीक है। और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके डिस्कस करते हैं आज। एक सेकंड दीजिएगा, मैं जब तक क्वेश्चंस लिख रहा हूं उसके, लेट मी टाइप इट ओवर हियर, यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अच्छा इसके और पार्ट्स भी हैं, तो इसमें हम यहां से कर सकते हैं, यस यस। थोड़ा सा इसके टाइपिंग में दिक्कत होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, विल रेक्टिफाई दैट। और उसके बाद अपने पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है एक, तो ये वाला, इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर एमसीक्यू को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, अगर हो जाएगा तो, आज टाइम अलाउ करेगा तो। आई थिंक आज इतना ही हो पाएगा, कल इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी आज के सेशन में, फिर नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग हैं शायद, है ना। 12 हो गया था, चलिए 13 को देखते हैं क्या कह रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कर सकते हैं, नेम टू गुड कंडक्टर, टू रेजिस्टेंस, टू इंसुलेटर। रेजिस्टर, इंसुलेटर और गुड कंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताओ। रेजिस्टर मतलब जो करंट को अपोज करे फ्लो करने में, ठीक है। कंडक्टर मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाए। इंसुलेटर मतलब जो करंट को फ्लो ना करने दे, ठीक है। एग्जांपल्स यू कैन गो थ्रू दैट इजीली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्लासिफाई द फॉलोइंग। ये कर सकते हैं आप लोग, कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर। रबर क्या है, इंसुलेटर। मर्क्यूरी कंडक्टर, नाइक्रोम, पॉलिथीन, एल्यूमिनियम, वुड, मैंगनीज, बैकेलाइट, आयरन, पेपर, थर्मोकोल, मेटल, ठीक है। यू कैन डू दिस, इजी है ना, बताने की जरूरत है। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ओम्स लॉ क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे। ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। ओम्स लॉ में एक इंपॉर्टेंट चीज थी, देखो मैंने कल इन बच्चों को पढ़ाया था, मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया था ना। लेट मी शो यू, अगर अवेलेबल हो तो इसी क्लास में होगा तो आई कैन शो यू। ये रहा, देखो ओम्स लॉ क्या कह रहा था, ये पढ़ाया था ना मैंने, ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट flowing in a wire is directly proportional to the electric potential difference, है ना। कि मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, तो किसी वायर में जो करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस वायर के एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ए और बी दो एंड मान लिए वायर के, अभी जब से ड्रॉ कर रहे हैं वही वाली वायर, ठीक है। ए और बी का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करने वाला है उस वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये बात समझ आती है, दिस इज ओम्स लॉ। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें एक और पार्ट है, हाउ इज इट इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट को कैसे डिफाइन करता है, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। देखो यहाँ पे ये भी डेफिनेशन में लिखी थी, ये रही 1 ओम। रेजिस्टेंस यूनिट होती है ना, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flows through the conductor with a potential difference of 1 volt across its ends। मतलब जब किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम होगा,
और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा? 1 ओम। दैट्स हाउ यू डिफाइन 1 ओम। ठीक है जी, गुड टू गो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। What is meant by resistance of a conductor? What is meant by resistance of a conductor? The obstacle, the hurdle in the path of electric current, in the path of electric current या flowing electron. Electric current तो कहते हैं ना, the path of flowing electron. ठीक है जी, वो जो ऑब्स्टेकल, वो जो बाधा आ रही है करंट के रास्ते में, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आगे क्या है? राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रिलेशनशिप क्या होता है उसका? V is equals to IR, जब से वही पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, 16th पे ना? यस, क्वेश्चन नंबर 16 बी पार्ट है इसका, ए पार्ट है? ए पार्ट ही चल रहा है, ठीक है। V is equals to IR, ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। अच्छा, बी पार्ट है एक और। When a 12 volt battery, so वोल्टेज कितनी है बैटरी की? 12 वोल्ट, is connected across an unknown resistance, so resistance नहीं पता है जी इसमें। There is a current of 2.5 milliampere, so current is equals to 2.5 milliampere। पहले इसको मैं बता दूं, 2.5 ये स्मॉल m है ना, स्मॉल m मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है जी, मिली मींस 10 की पावर -3, राइट? सो मिली एम्पियर, सो 10 की पावर -3 एम्पियर ये करंट गिवन है। आगे क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस आर निकालना है। तो इसको ऐसे समझो, ये मतलब कोई डायग्राम अगर आपने बनाना, इसका बोलेंगे कैसे बनाएंगे, तो इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है। एक तरीका ये है, ये रेजिस्टर हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ये सेल लगा दिया, तो सेल ऐसे बनता है। ये जब मैंने पढ़ाई थी थ्योरी तब ये करवाया था ना। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ सेल। इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी गिवन है हमें? 12 वोल्ट। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें करंट आई कितना फ्लो कर रहा है? 2.5 मिली एम्पियर, उसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है जी, दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। बहुत सिंपल डायग्राम, सिंपल है। आगे हम इसको जब कॉम्बिनेशंस करेंगे वहां पे थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो नाउ 4800, ओके, V is equals to IR, so R is equals to V by I। V कितना है? 12 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ अब ये सारा ऊपर ले जाते हैं इसको। सो 12 अपॉन ये 25 कर दूं, ऊपर 10 चला जाएगा, 10 की पावर -3 डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 10 की पावर 3। सो इसको 12 वाला कर दो इनटू ये 25 है ना, 10 और ले लिया और इधर 10 की पावर 2 छोड़ दिया। ये क्यों करूं? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहां तक समझ आया? 10 की पावर 3 में से एक 0 लेकर के इधर आ गया, 100 बन गया। अब 25 टाइम्स 4 gives you 100। ठीक है, तो 4 into 12, 12 चौके 48, 4 8 जा सॉरी 4 12 जा 48 into 2, यानी कि 4800 ओम्स। कितना हाई रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है जी, सही की है ना कैलकुलेशन? देख लेंगे भाई, मेरी गारंटी नहीं है मैथ्स की, मैं फिजिक्स का टीचर हूं। ठीक है जी, ऑलराइट, गुड टू गो। अब अंडरस्टैंड, आई मीन डू वी अंडरस्टैंड दिस? समझ आती है बात? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 इसको समझते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, डिफाइन 1 ओम। अब कर सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। आगे बढ़ जाऊं। What happens to the resistance as the conductor is made thinner? अगर कंडक्टर को थिन कर दिया जाए, रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। अभी पढ़ा ना, अगर कंडक्टर थिन हो जाए मतलब पतला हो जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? टक्कर ज्यादा होगी। सिंपल, मतलब बिल्कुल देसी तरीके से समझते हैं ना कि क्यों बढ़ जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन जाकर के बार बार हिट करने वाले उनके पार्टिकल्स को रास्ता ही नहीं मिला उसको निकलने का, तो हमें तो रास्ता प्रोवाइड कराना है। वी नीड अ थिकर कंडक्टर सो दैट देयर इज लेस रेजिस्टेंस। थिन कंडक्टर, मोर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्या है? सी पार्ट इसका, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज? एब्सोल्युटली। ये देखो सी पार्ट क्या कह रहे हैं? कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन अभी किया था हमने ऐसा ही। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है दोनों केस में, वी वी। रेजिस्टेंस पहले में आर था, दूसरे में कितना हो गया? आर डैश की वैल्यू
क्या बोला इन्होंने? रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल्ड। अब होगा डबल हो गया जी, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल्ड। नया रेजिस्टेंस कितना हो गया? पुराने वाले का डबल हो गया। सो पहले करंट आया था तो नया करंट कितना है ये पूछ रहे हैं वो, फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, नाउ रिलेशन वही रहेगा, v इक्वल्स टू IR। बेटा एक चीज समझना, ये ना इनिशियल, अभी आप लोगों की ये सेशन शुरू हो रहा है, 10th क्लास है ना, तो जब स्टार्टिंग में मेरे पास बच्चे आते हैं जिसको मैं पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन भी, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, स्टार्टिंग में ना शॉर्टकट्स में कोशिश ना करें। देखो मना नहीं है, करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक एक चीज को डिटेल में लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ। ये आंसर दिया आप देखो ना, आपने आप लोगों ने दिया ना, आपने दिया शायद आंसर ना एकदम फर्स्ट क्लास दे दिया, सही था इनका करेक्ट। ठीक है, लेकिन इनिशियली मैं सजेशन दूंगा एक एक चीज को लिख के करें। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, जब आपको थोड़ा सा होल्ड स्ट्रांग हो जाए इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, फिर आप मुंह जबानी मेंटली, मैं तो मतलब वैदिक मैथ्स को भी सपोर्ट करता हूँ, वो तो सारा मेंटल कैलकुलेशन होता है, तो वो कर सकते हैं इनिशियली, ताकि ये मेथड्स को आप दिमाग में सस्टेन कर सके, इनको एक बार स्टेबल होने देना। तो इनिशियल मेरा सजेशन है, जब भी करें ऐसे डिटेल में लिख लिख के करें, तो आप देखेंगे आप महीना डेढ़ महीना ये चीज करके देखना आप, फिर आप देखना कि सर ने जो बोला सही है नहीं है, नहीं पसंद आए छोड़ देना, और पसंद आएगा ही आएगा, छोड़ देना, फिर मुझे बताना सर क्या रही मेथड। ठीक है, नो v इक्वल्स टू IR। सो यहाँ पे केस में क्या होगा, v इक्वल्स टू IR, और यहाँ पे नया पोटेंशियल वो तो सेम था, क्या हो जाएगा, I डैश R डैश, है ना, यही होगा। नाउ अब दोनों साइड में देखो, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये कह सकते हैं I डैश R डैश मस्ट बी इक्वल्स टू IR। सो I डैश इज इक्वल्स टू IR बाय R डैश, IR बाय R डैश की वैल्यू क्या बेटा, 2R, तो यहाँ पे क्या होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, I बाय 2। सो क्या हुआ यहाँ पे, न्यू करंट इज हाफ्ड, हाफ नहीं हाफ्ड। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है जी, गुड टू गो। शाबाश, समझ आ गया ना। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, शायद हो जाएगा। व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वियर, वेरी गुड, जनरल लाइफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहे हैं। व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा ना, एब्सोल्युटली, वो आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े वो दस्ताने होते हैं ना उनके, जो ये जो अपने इलेक्ट्रिशियन भाई लोग आते हैं, कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पे होते हैं, बड़े बड़े ये पिलर्स पे लगाते हैं, तो मैंने उनको देखो इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे ग्लव्स होते हैं, मतलब 4 आदमी का हाथ एक में आ जाए, इतना बड़ा होता है वो, और वो रबर मेड होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, यानी कि रबर इंसुलेटर है, इससे क्या होता है, रबर इलेक्ट्रिसिटी को उसकी बॉडी में पास नहीं करने देगा, और वो अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से बचा सके। टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर ग्लव्स। ठीक है, समझ आया? चलिए जी, अगला पार्ट क्या करें इसमें। What PD is needed, PD मतलब potential difference, is needed to send a current of 6 ampere। चलो जी, वेरी गुड, V निकालना है, PD करंट कितना दिया है बेटा, जरा मेरी हेल्प करते जाओ, क्या क्या बोल रहे हैं इसमें, 6 एम्पियर करंट है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 के आगे भी तो कुछ होगा। अच्छा इन्होंने लिखा नहीं है, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं, यूनिट लिखना चाहिए, क्वेश्चन में यूनिट नहीं है ना, मेरे को नहीं दिख रहा है, तुम्हें भी नहीं दिख रहा है, चलो फिर है ही नहीं। अच्छा मैं देख लूं, मैंने टाइपिंग सही की, क्वेश्चन में बुक में दिया और बुक वाले मेरे पे केस ठोक दें, हमारी बुक को गलत क्यों बता दिया, बुक में है ना, मेरी गलती है, वापस आ रहा हूं, टाइमिंग में ऐसे गलत, ये ओम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे बुक को दोष नहीं देना, सो ओम है, यूनिट है, हमेशा ध्यान रखना, बिना यूनिट के किसी भी काम को नहीं करना है, यूनिट इज इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सुना, मैं ही तो कहना, ऐसा हो नहीं सकता बुक वाले ना दे, अभी केस ठोक देते हैं मेरे ऊपर। ठीक है, सो R इज इक्वल्स टू 40 ओम। ठीक है जी, अब पूछा क्या इन्होंने, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, अब आप आराम से कर सकते हैं, V is equals to IR, so V is equals to 6 into 40, that is 240 volts। बहुत आसान है तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, 18 का बी पार्ट था, ठीक है बेटा, हो गया, ये तो हमने हाँ डिस्कस कर लिया ना। चलिए 19 देखते हैं क्या करें। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, सो लेंथ ऑफ द वायर इज 0.5 मीटर। देखते हैं क्यों दी हुई है। XY
एन अमीटर, अ वोल्टमीटर, 4 सेल्स, 1.5 मीटर। कितना टाइम है अपने पास अभी? अच्छा टाइम हो गया आई गेस, ठीक है नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगी, हो नहीं पाएगा। विल स्टॉप टुमारो, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है कल यहीं से शुरू करेंगे और इन क्वेश्चंस को, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो भी आने वाले हैं, विल कंप्लीट ओवर देयर सेशन। ये क्वेश्चन आंसर समझ आए? ठीक है चलिए, तो मैं इस लाइव स्ट्रीम को पहले तो एक बारी एंड कर देता हूं। व्हेयर इज लाइव स्ट्रीम? आई थिंक यहाँ पे। अच्छा इन क्वेश्चंस को बेटा जा करके ना सॉल्व करना जरूर,